तो चैप्टर 3 का देखो नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपका समझ लो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हमारा बेस बनता है रिलेटिंग टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग तो आपको पता ही है। इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट रेशियो चेंज कर लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी कि पार्टनर्स अपना प्रॉफिट रेशियो बदल लेंगे। तो जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, मतलब उसको क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, अब जब रेशियो बदलेगा तो एक पार्टनर क्या करेगा, मतलब हो सकता है कोई सैक्रिफाइस करे और हो सकता है कोई दूसरा गेन करे। तो जो सैक्रिफाइस करे उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहते हैं, जो गेन करे उसको गेनिंग पार्टनर कहते हैं। तो इस चैप्टर में देखो हमें क्या क्या चीज़ें सीखने देखने करने को मिलती हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आपको इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट, आपको इसमें रिजर्व्स के ट्रीटमेंट, आपको इसमें फिक्टिशियस एसेट के ट्रीटमेंट्स, रिवैल्यूएशन, ये सब चीज़ों के ट्रीटमेंट्स सीखने को मिलते हैं और इसी पर क्वेश्चन भी आता है। चलो तो फटाफट रिवाइज करवाता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स। चलो तो सबसे पहला तो देखो जी, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट देखना। आप एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करना, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम लिखना और क्या है फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आप एक स्टैंडर्ड यही फॉलो करना। जिसका आंसर नेगेटिव आएगा उसको क्या बोलते हैं, गेन, और जिसका आंसर पॉजिटिव आएगा उसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस। ठीक है, तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से। इसमें ये जो आंसर निकलते हैं ना, मेनली जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव ये आंसर निकले, इन्हें गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर बोला जाता है। तो ये हमारे काम के होते हैं, आगे जाके बताऊंगा कैसे। अच्छा जी, अब आपको बहुत सारे इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करवाए थे, वो अब आपके लिए बहुत ही सिंपल हैं। तो अब तो खैर ये सब बातें आपके लिए छोटी हो गई कि ओल्ड माइनस न्यू करके हमें पता लग जाता है। हाँ, लेकिन मुद्दे की बात देख लेते हैं। अब कभी कभी ऐसा लिखा होता है, जैसे इस एग्जाम्पल में लिखा है कि W एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम Y। फ्रॉम वर्ड होता है ना। तो आपको ये बताया था कि जब फ्रॉम लिखा है तो इसका मतलब है कि हम सिंपली माइनस कर देंगे। तो अगर आप कैलकुलेशन में देखो, Y में से 1/5 हमने माइनस कर रखा है और W को दे रखा है, प्लस कर रखा है ना। तो फ्रॉम का मतलब है माइनस करना है। अच्छा, कभी कभी फ्रॉम की जगह हमें दे देता है ऑफ, जो मैंने आपको इस एग्जांपल में करवाया था। जैसे इसमें लिखा था कि x एक्वायर्स 1/5 ऑफ z। तो ऑफ का मतलब होता है, जब इस तरह की लैंग्वेज आ गई तो आपको फिर अब z के शेयर का 1/5 निकालना पड़ेगा। तो उस केस में आपको z के शेयर को 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सबको भाइयों बहनों याद है कहानी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ वर्किंग में देखोगे अगर, तो z के शेयर्स का पहले हमने 1/5 से मल्टीप्लाई कर रखा है और फिर माइनस करा है। तो क्लियर हो गया फ्रॉम और ऑफ। तो ये छोटा सा बात मतलब ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन जैसे मर्जी देगा तो हम कर लेंगे, तो वो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट गुडविल इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर का ट्रीटमेंट है गुडविल का, याद रखना। आपको गुडविल अगर बैलेंस शीट में दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, तो उस गुडविल को कहेंगे एग्जिस्टिंग। उसको क्या कहेंगे, एग्जिस्टिंग। ठीक है, और अगर आपको गुडविल एक जानकारी की तरह दे रखी है, ऐसे लिख रखा है गुडविल इज़ वैल्यूड एट ये, या मतलब गुडविल आप खुद कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दे रखी, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो बस आपको दोनों की जर्नल एंट्रियां दोनों की पता होनी चाहिए, फिर आप मुझे बता देना कि भाई आपको याद आ गया कि नहीं। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर होती है तो आपको उसे राइट ऑफ करना है सारे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में। ठीक है भाइयों बहनों, तो सबको क्लियर। और उसकी जर्नल एंट्री है पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल, तो या करंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ये हो गए राइट ऑफ। लेकिन अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है उस तरफ, दाहिनी तरफ, तो फिर आपको एक एंट्री करनी पड़ती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और इनके अमाउंट्स को निकालने के लिए मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से देखना। जो भी गुडविल दे रखी होगी हमें फर्म की,
उस गुडविल को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर्स से। और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर्स हमने कहाँ निकाले थे? यहाँ निकाले थे। जब हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो आंसर आते हैं ये हरे रंग वाले, इन्हें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर्स बोलते हैं। तो आपको इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ जी, अब सबको याद आ गया? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही? यहाँ तक सब ओके है? चलो, तो ये तो हो गया गुडविल। अब आते हैं फ्री रिजर्व्स यानी कि चॉकलेट्स पर। फ्री रिजर्व्स के एग्जाम्पल्स आप याद रखना, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, पीएनएल, क्रेडिट बैलेंस, ये सब। अब जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व्स के लिए हमें क्या करना है? तो देखो जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन कहता है कि हमें फ्री रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर तो आपकी एंट्री होगी ये फ्री रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स, यानी कि हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है वो राइट साइड कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, यानी कि वो बैलेंस शीट में चलता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा फ्री रिजर्व, तो फिर आपको क्या एंट्री करनी है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन में भी दिखा दूंगा आपको। तो क्लियर हो गया फ्री रिजर्व। फिर इसके उल्टे होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी कूड़े, फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या पीएनएल का डेबिट बैलेंस। तो इसमें आपको ट्रीटमेंट उल्टा करना है, वेरी सिंपल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको इन्हें राइट ऑफ करना है, या क्वेश्चन अगर कह रहा है बैलेंस शीट से हटाओ तो भी आपको राइट ऑफ करना है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? बोलो। पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट, और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। और अगर लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब या दे वांट टू कंटिन्यू इट एज इट इज, तो फिर क्या एंट्री होगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो अब देखो अपनी उंगली पे दोबारा से काउंट करते हैं। पहला ट्रीटमेंट किसका? गुडविल का, वो याद रखना है आपको, 2 केसेस। दूसरा ट्रीटमेंट किसका? फ्री रिजर्व का, उसमें 2 केसेस। और तीसरा ट्रीटमेंट किसका? फिक्टिशियस एसेट का, उसमें भी 2 ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी 3 आइटम्स हुए हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें तीनों आइटम एक साथ होते हैं। अच्छा, फिर हमने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करे थे, ये सब रेशो निकालने के। तो ये तो बहुत अब बेसिक है, तो आप इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना अपने रिवीजन पे। 5th क्वेश्चन मार्क कर लो बस, अगर रिवीजन करना होगा तो 5th कर लेना। ये थोड़ा सा अच्छा था एग्ज़ाम के नज़रिए से। बाकी 8th क्वेश्चन मार्क कर लो, इसमें आपको गुडविल का ट्रीटमेंट मतलब रिवाइज हो जाएगा। मैं एक बार जल्दी से गो थ्रू करवा देता हूँ आपको। इसमें देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। इसमें दोनों गुडविल्स हैं। देखो, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखोगे, 75,000 एग्जिस्टिंग गुडविल है और 4,50,000 नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो इसमें गुडविल के दोनों मतलब पहलू कवर हो जाते हैं। तो अगर आप आंसर देखोगे तो एग्जिस्टिंग गुडविल को तो हमने क्या कर रखा है? राइट ऑफ। और जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होती है दूसरी वाली, उसके लिए देखो नीचे देखो, पहले हम ये निकालते हैं कि किसने कितना गेन या सैक्रिफाइस करा, और फिर एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो था आर, उसको क्रेडिट करते हैं। और अमाउंट्स भी देख लो कैसे निकाल रखा है। जो हमें गुडविल दे रखी थी उसको मल्टीप्लाई कर रखा है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर्स के साथ। तो अब देख लो भाई, सबको बिल्कुल क्लियर हो गया गुडविल। अब कभी भी इस चैप्टर में गुडविल आएगा तो अब गलत तो नहीं होगी गुडविल। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका एक इम्पॉर्टेंट, इसमें आपका गुडविल का नाटक कवर हो जाएगा। बाकी एक ये 9th क्वेश्चन भी मार्क कर लो, ये अपनी लैंग्वेज की वजह से इम्पॉर्टेंट था, और इसमें एक प्रॉफिट का पॉइंट भी इन्होंने ऐड कर रखा था जो चैप्टर 1 का है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने वैसे क्लास में करवा रखा है, तो आप उससे रेफर कर सकते हो, लेकिन मैं ब्रीफ में कर देता हूँ कि क्या था इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें इन्होंने ना प्रॉफिट भी गलत बांट रखा है। तो आपको याद है ना पुराना चैप्टर फंडामेंटल्स, उसमें कई बार होता था कि गलत रेशो में बांट देते थे। तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा चैप्टर 1 का पोर्शन भी लगा रखा है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थी वो बता देता हूँ
आप 4th लाइन में पढ़ना, दे रखा है फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ के बाद क्या लिखा है, एग्रीगेट। तो ये एग्जाम में ट्रिक करते हैं कभी कभी, वो एवरेज वर्ड लिखने की बजाय एग्रीगेट वर्ड लिख देते हैं। तो इस केस में फिर आपको 2 साल के प्रॉफिट्स को एवरेज नहीं करना, आपको 2 साल के प्रॉफिट्स को सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है। तो क्लियर हो गया जी, एग्रीगेट वर्ड का मतलब है कि आपको प्रॉफिट्स क्या करने हैं, ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये उसकी क्वेश्चन की चाल थी। बाकी ट्रीटमेंट तो वही रहेंगे जो मतलब आपको बता दिए थे। ठीक है जी, बाकी ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, इसको मार्क कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। क्यों सर, इसमें तो हमें सब कुछ दे ही रखा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये खासियत थी, बताओ किसी को याद है क्या खासियत थी? नहीं सर हमें तो नहीं याद। इसमें उसने ना गुडविल की एंट्री दे रखी है और कह रहा है रेशो निकालो, नया रेशो निकालो, ये था क्वेश्चन बेसिकली। तो अब गुडविल की एंट्री देखकर हम रेशो कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको समझाया था। इसमें गुडविल की एंट्री देखकर हमें ये पता लगता है कि जो नमन और रमन पार्टनर्स हैं जिनको डेबिट किया गया है, इसका मतलब वो कौन से पार्टनर्स हैं, गेनिंग। तो इसका मतलब उनका वो 3/25 और 2/25 जो दे रखा है वो गेनिंग शेयर दे रखा है। ये क्वेश्चन का मतलब आपको इंटरप्रेट करना था बस। और अमन देखो क्रेडिट हो रखा है, तो इसका मतलब अमन ने क्या करा है, सैक्रिफाइस। तो क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर अपने रिवीजन में इंक्लूड करना। और फिर हमने इसमें नया रेशो निकाला था, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके मतलब दिमाग की डेवलपमेंट के लिए। बाकी ये सब बेसिक क्वेश्चंस थे, जनरल रिजर्व और ये भी सब बेसिक क्वेश्चन थे, वो भी बाद के क्वेश्चन में भी हो जाएगा। बाकी एक 23 मार्क कर लो एग्जाम के लिए, ये भी 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। इसमें भी रेशो बदल गया है और इसमें आपको 3 आइटम्स दे रखे हैं, है ना। तो बेसिकली इसमें आपको ये सिखाया था कि कई बार हमारे पास फ्री रिजर्व्स भी होते हैं और कुछ फिक्टिशियस एसेट्स भी होते हैं, और क्वेश्चन कहता है कि हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। तो फिर हमें एक ही एंट्री पास करनी है मान लो, तो हम फिर अपना एक नेट अमाउंट निकालते हैं। तो हमने एक नेट अमाउंट निकालने के लिए आपको समझाया था कि अगर फ्री रिजर्व्स का अमाउंट ज़्यादा है तो फिर हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करेंगे, और अगर मान लो फिक्टिशियस एसेट्स का अमाउंट ज़्यादा होता, कूड़े का अमाउंट ज़्यादा होता, तो फिर हम सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग वाली एंट्री करेंगे। तो मतलब ये भी आप क्वेश्चन अपनी रिवीजन लिस्ट में रखना ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। चलो उसके बाद रीवैल्यूएशन, ये एक ऐसी मतलब आफत है बच्चों के गले की फांस जो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि या तो ये इस चैप्टर में है, नहीं तो फिर अगले चैप्टर में है, नहीं तो उसके भी अगले चैप्टर में। तो आपको हर चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मतलब बनाना ही है। तो इसका कॉन्सेप्ट एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या होता है। अब तो खैर आपको याद होगा, डेबिट में क्या लिखना है, मतलब डेबिट में टेक्निकली जो भी आपका नुकसान हो रहा है वो लिखना है। अब नुकसान कब कब हो सकता है, आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, या कोई नई लायबिलिटी आ गई, या कुछ एक्सपेंसेस हो गए। और क्रेडिट में लिखना है आपका जो भी फ़ायदा हो गया, फ़ायदा कब होगा, या तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, या लायबिलिटी की कम हो गई, या कोई नया एसेट आ गया। बाकी गेन आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, वो तो आपको पता ही है। हाँ, अब ट्रीटमेंट देख लेना। पहले जर्नल एंट्री, ये भी कई बच्चे करते हैं गड़बड़। आपको किसी भी नुकसान की अगर एंट्री करनी हो तो वो एंट्री क्या होगी, कैसे सिखाई थी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू नुकसान। तो आपको कोई भी नुकसान की अगर जर्नल एंट्री करनी है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू नुकसान, और किसी भी फायदे की एंट्री करनी है तो जो भी फायदा हुआ डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये एंट्री भी ध्यान रखना। अब वी हैव टू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, जो आप एग्जाम में नहीं करोगे मुझे पता है, तो फिर गलत भी होगा। अब रीवैल्यूएशन के लिए हमेशा क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना, खासकर इस चैप्टर का अगर होगा तो जैसे ही इस चैप्टर का क्वेश्चन हो तो वैसे ही अपने आप को अलर्ट कर लेना कि मुझे बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, क्योंकि अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं। देखो, पहला केस, पार्टनर्स चाहते हैं कि हम रिवाइज्ड वैल्यूज शो करें, और दूसरा केस, पार्टनर्स चाहते हैं कि हम पुरानी वैल्यूज ही शो करते रहें, है ना। तो उस हिसाब से फिर हमारे ट्रीटमेंट बदल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से केस पढ़ने। तो पहले फर्स्ट केस समझा देता हूँ, ये सिंपल है। अगर हमें रिवाइज्ड वैल्यू शो करने को कहता है
तो फिर तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही चीज़ों को ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है भाइयों बहनों, सबको क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन अगर उधर वाला केस देखना, दूसरा वाला, वो इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यूज शो नहीं करना चाहते, पार्टनर्स पुरानी वैल्यूज ही शो करना चाहते हैं, जो भी हम बाद में क्वेश्चन में देखेंगे, तो फिर आपको गेन के लिए क्या एंट्री करनी है? बोलो अपने मुंह से। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और लॉस के लिए क्या एंट्री करनी है? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल। बाकी रिवैल्यूएशन में कभी कभी कुछ खर्चे हो जाते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिसोल्यूशन वाले रियलाइजेशन एक्सपेंस की तरह ही चलता है। तो मैंने ये बॉक्स एक बनवा रखा है, इसको ज़रूर पढ़ के ज़रूर जाना एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। दो शब्द पहले आपको बता देता हूँ। एक शब्द होता है बॉर्न करना और एक शब्द होता है पे करना। बॉर्न करने से हमेशा आप डेबिट एस्पेक्ट निकालो, पे करने से क्रेडिट एस्पेक्ट। अब अगर फर्म ने बॉर्न करा तो आप क्या डेबिट करोगे? रिवैल्यूएशन। और अगर फर्म ने पे करा तो आप क्या क्रेडिट करोगे? कैश। लेकिन अगर पार्टनर ने बॉर्न करा तो आप क्या डेबिट करोगे? पार्टनर कैपिटल। और अगर पार्टनर ने पे करा तो आप क्या क्रेडिट करोगे? पार्टनर कैपिटल। तो कई बार मैं आप जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, मान लो लिखा है एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, तो आप क्या एंट्री करोगे? बताओ, अब आप बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड। मान लो लिखा है एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल। मान लो लिखा है एक्सपेंस बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म। वेरी गुड, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर लिखा है एक्सपेंस बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, ठीक है। तो जैसे हमारे एग्जांपल में ए ने बॉर्न करा था, बी ने पे करा था, तो क्या एंट्री बन गई? ए डेबिट टू बी। तो मतलब इस हिसाब से आप एंट्रियां कर सकते हो। और अगर हम किसी पार्टनर को कोई फिक्स्ड रेम्यूनरेशन या कमीशन देने की बात करते हैं, तो उसकी एक एडिशनल एंट्री अलग से और होगी। वो क्या थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है ना, तो ये मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद दो स्पेशल रिजर्व्स हैं, बिना उनके बोर्ड्स का एग्ज़ाम अधूरा है। पहला तो है जी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में अब आपको स्टोरी तो पता ही है, मजदूर का हाथ कट जाता है और वो हमसे पैसे मांगने आता है। अब इसमें हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू याद कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे WCR में 10,000 रुपये हैं। पहला केस, अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो उस केस में तो क्या सिखाया था कि पूरा का पूरा 10,000 हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस 2, अगर मान लो 4,000 रुपये का क्लेम है तो उस केस में आपको क्या सिखाया था कि WCR डेबिट 10,000 टू WCL, हम 4,000 रुपये से एक नई लाइबिलिटी अपनी क्रिएट करेंगे और पार्टनर्स को सिर्फ कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 6,000। तो ये सब बच्चों को बिल्कुल ओके है, इसमें किसी को दिक्कत डरते हो नहीं? ठीक है। केस 3, मान लो वर्कर की लाइबिलिटी हो गई 16,000, तो उस केस में आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ सिखाई दी कि WCR डेबिट 10,000 और हम नई लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे WCL 16,000 की, जो कि हमारे रिजर्व से भी ज़्यादा हो गई, तो हमारा एक्स्ट्रा 6,000 का नुकसान हो गया। तो हम उस एक्स्ट्रा 6,000 के नुकसान को कहाँ डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन में। तो ये भी सबको क्लियर है? ठीक है। और क्योंकि ये नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन में, तो ये नुकसान फिर हमें किसके बीच में बांटना पड़ेगा? पार्टनर्स के बीच में। वो मतलब एक क्वेश्चन का पार्ट होगा। बाकी WCL हमें नई बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर दिखानी पड़ेगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो क्लियर हो गया WCR का खेल? ठीक है। फिर दूसरा स्पेशल रिजर्व था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये थोड़ा ध्यान से करना। इसमें भी हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 का। ये हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई गिरावट आएगी तो इन्वेस्टमेंट हमारी कॉस्ट है 1 लाख। तो अब देखो अलग अलग केस हो सकते हैं। पहला केस, कोई गिरावट नहीं आई, तो उस केस में तो हम पूरा का पूरा रिजर्व किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स को। दूसरा केस, अगर हमारी मार्केट वैल्यू कम हो गई
और 6000 की गिरावट हुई, तो देखो ध्यान से एंट्री देखना, ऑब्जर्व करना, तो हम IFR डेबिट 10,000 करेंगे और जितनी गिरावट हुई 6000 की वो कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और बचे हुए 4000 हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को। तो ये केस सबको क्लियर है, इसमें किसी को कुछ पूछना डाउट तो नहीं है अकाउंटिंग। थर्ड केस चलो आप बताओ, ऐसे दिखा रहा हूँ यहीं पे। अब अगर मार्केट वैल्यू हो गई 85,000 यानी कि गिरावट 15,000 हो गई, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बोलो आप बताओ। IFR डेबिट 10,000, रीवैल्यूएशन डेबिट 5,000, वेरी गुड, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000। तो फिर उस केस में आपका 5,000 एक्स्ट्रा नुकसान रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक। बाकी एक और भी बात इसमें हो सकती है कि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए तो फिर तो दो एंट्रियां आपका इंतज़ार कर रही होंगी, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो फिर तो हम पूरा का पूरा रिजर्व पहले पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ी वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा। तो फिर हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो फिर हमको ये करना पड़ेगा। तो ये भी क्लियर हो गया। चलो, तो ये हो गए आपके स्पेशल रिजर्व्स। बाकी इसके क्वेश्चंस जो थे वो मतलब बहुत ही इजी हैं, वो अलग से करने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। 20 भी हमने मार्क करा था, लेकिन वही सब केसेस हैं, तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी। चलो, अब देख 24 आप अपने रिवीजन के लिए मार्क कर लेना, एक अच्छा क्वेश्चन था। 24 बेसिकली एक क्वेश्चन था, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, फिर आप बाद में करना अपने आप भी। इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास जनरल रिजर्व भी है, IFR भी है, और इसके अंदर उसने हमें गुडविल भी दे रखी है नॉन एग्जिस्टिंग, और जनरल रिजर्व के लिए कह रहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, है ना। तो मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आपको देखो गुडविल का ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट, IFR का ट्रीटमेंट और इन्वेस्टमेंट का मतलब ट्रीटमेंट या जो भी है, ये सब एक साथ करने हैं, है ना। तो बेसिकली बस एंट्रियाँ थी, वो तो खैर जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। इसी तरह क्वेश्चन 25, इसके अंदर भी जनरल रिजर्व है, मतलब ये भी आप मार्क कर लो अच्छे रिवीजन के लिए। इसके अंदर जनरल रिजर्व था, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट देखो सस्पेंस भी था, कूड़ा, इसके अंदर रिवैल्यूएशंस भी थे, और फिर हमें जर्नल एंट्री करनी थी। तो मतलब इसमें आपके जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट आ गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का ट्रीटमेंट आ गया, रीवैल्यूएशन की एंट्री आ गई, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन थे। इसी तरह आप 27 ये भी मार्क कर लो, ये भी 3 to 4 नंबर में आ सकता है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताता हूँ, देखो इसमें हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंज हुआ था, ठीक है, किसी में फ़ायदा हुआ, किसी में नुकसान हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में खासियत ये थी कि क्वेश्चन ने ऊपर ये दे रखा है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू मतलब रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज, दे डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यूज। तो इस केस में हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो जैसे इसमें हमारा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया 30,000, तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी बताओ कॉन्सेप्चुअली, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, है ना। तो ये मतलब एप्लीकेशन इस तरह से इस क्वेश्चन में लगाई थी। ऐसी 28 में भी था। तो 28 जो है वो अपनी लैंग्वेज की वजह से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब आप चाहे मत करना, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो जी, ये भी सब ट्रीटमेंट के क्वेश्चन थे, ये भी कैपिटल अकाउंट बनाने का, बैलेंस शीट, ये भी सब आपका हो जाएगा, अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। बाकी अब 31 मार्क कर लो, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, ताकि कंप्लीट मतलब अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो एक 31 इसमें मार्क कर लेना। तो इसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल जाएगी। इसमें देखो जनरल रिजर्व भी है, इसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी है 2, और इसमें एक आइटम था जिस पे हमने कालिक पोत रखी है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। वो इसलिए कालिक पोती थी, अगर आपको याद हो कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी कई बार बच्चे सोचते हैं कि कोई रिजर्व है ना, वो रिजर्व नहीं होता, वो एक क्रेडिटर होता है, तो वो इसलिए कालिक पोत रखी थी। बाकी इसमें देखो एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, और इसमें देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी है, मतलब इसमें 4 आइटम्स तो आपके ऊपर हैं, फिर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल नीचे है, और रिवैल्यूएशंस भी हैं, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम भी है। तो मतलब ये आपके रिवीजन के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था। बाकी इसको प्रिपेयर करके बैलेंस शीट बनानी थी,
जो बन जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने कर रखा है और बुक में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, हालांकि वो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में कई बार नहीं मेंशन होता है ना, तो फिर भी आप रिस्क मत लेना, आप कर लेना ये क्वेश्चन। तो आपको मैं बता देता हूँ इसके स्टेप्स कि भाई इसके स्टेप्स क्या थे, अगर आपको नहीं याद तो देखो, पहले क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। जैसे ये बी वाला पॉइंट पढ़ लेना, इस तरह से एडजस्टमेंट का पॉइंट दे रखा होगा कि एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें पार्टनर्स के कैपिटल को नए रेशियो में एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसके स्टेप्स ये होते हैं कि पहले तो आप पार्टनर्स की कैपिटल रफ में निकालते हो, है ना, ये देखो स्टेप्स देख लो। पहले आपको पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस क्या निकालने हैं, रफ में, तो वो देखो वो येलो कलर में मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो चारों पार्टनर्स के बैलेंस रफ में निकाल के हम उनको ऐड कर लेंगे, वो क्या आ जाएगी, टोटल कैपिटल। और उस टोटल कैपिटल को फिर आपको नए रेशियो में डिवाइड करना है। तो हालांकि आप ये सेम आगे एडमिशन में भी करते हो, है ना, तो इसीलिए इस चैप्टर में अगर मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि करना है, लेकिन फिर भी है तो देख लो स्टेप्स। तो हमें फिर ये वाले बैलेंसेस को लिखना पड़ता है अपने कैपिटल अकाउंट में। तो क्लियर हो गया भाइयों बहनों? तो देखो मैं दिखा देता हूँ कैपिटल अकाउंट, और उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। तो हम टू बैलेंस सीडी के अंदर ये रेड वाली फिगर्स लिखेंगे जो हमने वर्किंग में निकाली, और उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा, चाहे देखो डेबिट में बचे या क्रेडिट में बचे, उस बैलेंस को हम क्या लिखेंगे, टू करंट अकाउंट या बाय करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट की खासियत सबको याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से, कि करंट अकाउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, नीचे फिसल जाता है। आपको ऐसे फनी वे में सिखा रखा है। तो जो डेबिट में बचेगा वो नीचे फिसल के लायबिलिटी में आ जाएगा, जो उधर क्रेडिट में बचेगा वो नीचे फिसल के एसेट में आ जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, हालांकि ये आगे भी होगी, तो डोंट वरी, है ना। तो इसका भी एक ही क्वेश्चन था, 30 मतलब 2 या 33 दोनों सेम थे। 32 में बस कैश से एडजस्टमेंट करनी थी, तो इसमें प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन बस जो बैलेंस बचेंगे वो करंट अकाउंट में लिखने की बजाय किस में लिखेंगे, कैश में, है ना। तो ये आप दोनों में से मतलब कोई भी बस एक कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से। चलो, तो इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, वो मैं आपसे करवा लेता हूँ, बस आप फास्टर वे में कर लेना। इलस्ट्रेशन 25 है बुक का, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप मुझे आंसर निकाल के दिखा देना बस इसका, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपको 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, और 5:3:2, ठीक है, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दे रखा है, एक तो P&L अकाउंट दे रखा है, बाकी कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है, ठीक है। फिर नीचे की कहानी बढ़ा देता हूँ। नीचे दे रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स वॉज एग्रीड टू बी 2:2:1। तो इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लिया, 2:2:1 कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो पॉइंट्स तो चलो ऑलरेडी सिंपल है, हम आपको आते हैं कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कह रहा है कम हो गया, फर्नीचर कम हो गया, कह रहा है कंप्यूटर भी कम हो गया, और कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 1 लाख। तो देखो अब ये जो गुडविल होती है जो आपको नीचे दे रखी है, ये कौन सी वाली गुडविल होती है, नॉन एग्जिस्टिंग। तो इसके लिए आप क्या एंट्री करते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। लेकिन जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, वो अगली लाइन की वजह से है, बस ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में भी ऐसी लाइन आएगी, तो मतलब आपको अलर्ट रहना है। अगली लाइन पढ़ लो, येलो कलर कर रखा है मैंने, कि पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी एसेट्स, लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व, P&L एट द सेम वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। इसका मतलब है कि पार्टनर इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते, है ना। इसका मतलब पार्टनर इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते। तो मतलब आपको जनरल रिजर्व के लिए भी एक एंट्री करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और रिवैल्यूएशन में भी जो आएगा उसके लिए भी एक ही एंट्री करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, जो भी होगा। तो क्वेश्चन ने देखो यही मांगा है हमसे, कह रहा है पास एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब इसका आंसर ओनली एक एंट्री है,
एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो चलो मतलब ना बनाओ, वो तो सेम रहेगी, लेकिन इसमें आपको बस एक एंट्री करनी है पूरे क्वेश्चन में। तो एक बार चलो करके देखो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ। तो 3 पार्टनर्स हैं, बस आप ओल्ड रेशियो लिख लो 5:3:2, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ दिख जाएगा। चलो तो अब देखो, इसमें आपके ट्रीटमेंट्स तो पता ही चल गए आपको। देखो जनरल रिजर्व के लिए आप क्या एंट्री करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी आप क्या एंट्री करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फिर आपको नीचे जो गुडविल दे रखी है उसके लिए भी आप क्या एंट्री करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो 3 चीज़ तो हो गई है। अब रिवैल्यूएशन जो है उसके अंदर हमारा लॉस आ रहा है, आपका आया लॉस रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन में इसमें 18,000 का लॉस आ रहा है, तो लॉस के लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो हमको पहले एक नेट अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर कि बेसिकली इसमें जो नेट अमाउंट आएगा वो हमारा आएगा 1,92,000। तो किसी का आया, मतलब कुछ बच्चों ने तो वैसे बताया यही आया था। तो देखो हमारे जनरल रिजर्व के लिए एंट्री थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, 80,000 का रिजर्व था। पीएनएल के लिए भी एंट्री थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, उसका अमाउंट था 30,000। और गुडविल के लिए भी एंट्री थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, उसका अमाउंट था 1,00,000। तो ये काले रंग वाले तो एक जैसे हो गए, लेकिन जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए एंट्री है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो जो आपका नेट अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, 192, मतलब 1,92,000। तो आपको इसमें एक ही एंट्री करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन किसने करा था, टी ने करा था, मतलब तरुण ने। तो तरुण को हम डेबिट कर देंगे। और सैक्रिफाइस किसने करा था, ए ने। तो अंकुर को, मतलब ए को क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी जो एक ही इसमें, मतलब आंसर जो है वो एक ही एंट्री है, बस ये तरुण डेबिट टू ए, टी डेबिट टू ए, 19,200। बाकी जो बैलेंस शीट है, उसने बोला था बैलेंस शीट बनाओ, वो मैं आपको ओरली दिखा देता हूँ। तो बैलेंस शीट जो है वो पूरी 100% सेम रहेगी, मतलब सारे आइटम्स एज इट इज़ आएंगे बैलेंस शीट के अंदर, सब कुछ सेम रहेगा। क्रेडिटर भी सेम, जनरल रिजर्व भी सेम, पीएनएल भी सेम, एसेट्स भी सारे सेम। सिर्फ कैपिटल में क्या परिवर्तन होगा, अमर में आप 19,200 ऐड कर दोगे और तरुण में से 19,200 माइनस कर दोगे। तो बस अमर की और तरुण की कैपिटल चेंज हो जाएंगी, लेकिन बाकी सब कुछ सेम रहेगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर। तो समझ आया प्रोसेस। तो ये भी मतलब आप अपने रिवीजन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखना, इसमें एक ही एंट्री मांगेगा पूरे क्वेश्चन के अंदर, बड़े क्वेश्चन के अंदर। तो समझ आ गया पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से। चलो तो डन टना डन।